मैंने यूके में ग्रूमिंग गैंग्स पर रिपोर्ट पढ़ी ताकि आपको ना पढ़नी पड़े। और दुर्भाग्य से ये जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा बुरा है और अब मैं पूरी तरह से बीमार महसूस कर रही हूँ। ट्रिगर वार्निंग। अगर आप ये नहीं सुनना चाहते कि कैसे पूरे यूके में 2,50,000 युवा लड़कियों के साथ प्रवासियों के एक समूह ने व्यवस्थित रूप से बलात्कार किया और कैसे इंग्लैंड की सरकार और राजनेताओं ने इस कहानी को छुपाया, तो शायद आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम इसे विस्तार से बताएंगे। और बस इतना कहूंगी, काश मैं कह सकती कि ये सब बीते समय की बातें हैं, कि ये कहानियां सिर्फ शुरुआती 2000 के दशक की हैं और अब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन अभी भी चीजों को छुपाया जा रहा है। लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें, ये बलात्कार गैंग जांच रिपोर्ट है और रूपर्ट लो के अनुसार जिन्होंने यह सब संभव किया, जो यूके के एक राजनेता है, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा है। ये मुझे हैरान नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट भी इस कहानी पर हैरान है। जब मैं कहती हूँ कि ये कहानी ही सबकी चर्चा का विषय होनी चाहिए, तो मुझे नहीं पता ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है या नहीं, क्योंकि हम मानने लगे हैं कि आज की पश्चिमी लोकतंत्रों में हम उस पागलपन और साजिशों वाली दुनिया से बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर्दे के पीछे कुछ लोग भयानक और डरावनी चीजें कर रहे हैं और हमें इसके बारे में सच में पता भी नहीं चलता, या फिर इसे छुपाया जा रहा है। लेकिन ये बलात्कार गिरोह की जांच रिपोर्ट हमें साबित करती है कि ये कोई बीती बात नहीं है। यही सब अभी हो रहा है। ये एक बड़ा अन्याय है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये उन देशों के लिए चेतावनी है जहां अभी व्यवस्थित इस्लामीकरण नहीं हुआ है, और मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में ये कहानी कि कैसे 2,50,000 लड़कियों की उनके सरकार द्वारा रक्षा नहीं की गई, ये कहानी है कि इन लोगों ने क्या कर लिया है, कैसे उन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से बदल लिया है, इस हद तक कि हम सब असली सच्चाई से अंधे हो गए हैं कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसे धीरे धीरे बनाया और वे लगातार आगे बढ़ते रहे। और जब आप अभी अपने चारों ओर देखते हैं और अपने समाज में अजीब चीजें होती और बदलती देख रहे हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं, 10 साल आगे बढ़ते हैं और यूके को देखते हैं और वहां क्या हो रहा है ये देखते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये मेरे दोस्तों घृणित है। आभार हर दवा जिन्होंने अपनी गवाही देने के लिए स्वेच्छा से आगे आकर, चाहे वे सर्वाइवर हों, मरीज हों, माता पिता हों, विसल ब्लोअर हों, राजनेता हों या विशेषज्ञ हों, उन्होंने जो साहस दिखाया उसी ने इस जांच को संभव बनाया। 2,50,000 लड़कियों के साथ बलात्कार का खुलासा करने के लिए साहस चाहिए, ये दुखद है। शुरुआत यहीं से करें। ब्रिटेन को नस्लवाद नहीं, आप्रवासन की समस्या है, और मुझे लगता है कि ये शायद इस जांच को शुरू करने के लिए एकदम सही लहजा है, जिसे हम पूरी तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि हम सब इसे झेल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन हमें जो बताया गया है वो ये है कि हम सब नस्लवादी हैं। हम सब सिर्फ इसलिए नस्लवादी हैं क्योंकि हमें अपने से अलग लोगों को पसंद नहीं, और मुझे लगता है कि हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम नस्लवादी नहीं हैं। हमें बस अपने समाज में जो बदलाव हो रहा है वो पसंद नहीं है, और ये बदलाव प्रवास के कारण हो रहा है। और अब, जैसा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण है, एक विश्व प्रसिद्ध उद्धरण, अगर आप तीसरी दुनिया को आयात करते हैं तो आपको तीसरी दुनिया ही मिलेगी। और जो हम जानते हैं वो ये है कि तीसरी दुनिया के देशों में संगठित ग्रूमिंग गैंग्स पूरी तरह से सामान्य बात है। तो क्या हमें खास तौर पर हैरानी होती है जब ये हमारे दरवाजे पर आ जाता है? नहीं। हमें जो बात हैरान करती है वो ये है कि सरकार ने असल में इसे छुपाया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें नस्लवादी ना समझ लिया जाए। जैसा कि कई अच्छे मेहनती ब्रिटिश लोगों के साथ होता है, मैं भी इस बात से अनजान थी कि हमारे देश के अलग अलग इलाकों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी इस्लामी पुरुषों द्वारा कमजोर युवा श्वेत महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कितनी बड़ी बुराई की गई है, और अब भी की जा रही है। लेकिन ऐसे ही एक भयानक मामले की एक अदालती ट्रांसक्रिप्ट, जिसे एलन मस्क ने पिछले साल और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, ने इस मुद्दे पर एक लंबे समय से जरूरी राष्ट्रीय आत्ममंथन की शुरुआत की, जिसने 20,000 से भी ज्यादा ब्रिटिश देशभक्तों को हमारी रेप गैंग जांच में मदद करने के लिए प्रेरित किया। आगे इसकी जांच की विस्तृत रिपोर्ट है। सभी अदालती दस्तावेज कानूनी और ऐतिहासिक वजहों से सुरक्षित रहें। मैं ब्राइटन निवासियों से अनुरोध करती हूँ कि रिपोर्ट पूरी पढ़ें। हमें इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसी घटनाओं का विरोध न करने वालों पर उनकी कायरता के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हमारे सामने 2 अलग अलग समस्याएं हैं। हमारे पास प्रवासी समस्या है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे पास सरकार की भी समस्या है, क्योंकि अगर उन्हें इसके बारे में पता था और उन्होंने इसे होने दिया, तो दोस्तों यही इस सब की असली त्रासदी है। दुनिया एक खतरनाक जगह है रहने के लिए।
बुरे लोगों की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके बारे में कुछ नहीं करते। और यही वजह है कि हम यहाँ हैं, क्योंकि हमने सच में इन सब चीजों से तंग आ चुके हैं जो हो रही हैं, और इस बात से भी कि लोग इसके बारे में सच में बात नहीं कर रहे हैं। वेक रेप गैंग जांच ने अब अपने काम के पहले चरण को पूरा कर लिया है। इसे हमारे देश के लंबे इतिहास के सबसे भयानक घोटालों में से एक की जांच के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें कमजोर लड़कियों को, जो ज्यादातर श्वेत ब्रिटिश थीं, पूरे देश के शहरों और कस्बों में मुख्य रूप से मुस्लिम पाकिस्तानी गैंगों द्वारा व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूतों ने उस बात की पुष्टि कर दी जो लंबे समय से जानी जाती थी, लेकिन राजनीतिक वर्ग के कई लोगों द्वारा बार बार नकार दी गई थी। जांच ने सभी जातियों और धर्मों की लड़कियों, लड़कों, पुरुषों और महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि रेप गैंग की इस पूरी परिघटना की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। 2025 की केस रिपोर्ट के अनुसार समूह आधारित बाल यौन शोषण के संदिग्धों में एशियाई पुरुषों की संख्या अधिक थी। ब्ला 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 ब्ला। रेप गैंग की जांच जरूरी थी क्योंकि राज्य और संस्थाएं दशकों से बुरी तरह विफल रही हैं। पुलिस, सामाजिक सेवाएं, स्कूल, एनएचएस, लाइसेंसिंग प्राधिकरण और सरकारें इन गैंगों को बेखौफ काम करने देती रहीं। इन्हें रोकने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। लेबर पार्टी ने पहले सार्वजनिक जांच से इनकार किया, लेकिन दबाव में आकर मानी। इस जांच में कई साल लगेंगे और ये तय नहीं कि हम इसके राजनीतिक रूप से संवेदनशील जातीय धार्मिक स्वरूप को सही से संबोधित कर पाएंगे, भले ही अब जांच की मांग कर रहे हैं। ये रेप गैंग जांच पीड़ितों के नेतृत्व में हुई थी। हर दिन पैनल सैमी वुडहाउस के साथ बैठता था, जो खुद एक पीड़िता से एक्टिविस्ट बनी है, और उनके साथ कई विशेषज्ञ भी शामिल होते थे। चाहे उनका विशेषज्ञ विषय कुछ भी हो, हमारा प्रयास सच्चाई तक पहुंचने पर केंद्रित था। आइए एक पल सैमी के बारे में बात करें। ये जानना दिलचस्प है। सैमी वुडहाउस खुद पीड़िता है और आज सुबह उन्होंने पोस्ट किया, मैंने गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स पर लाइव इंटरव्यू दिया। हवा में जाने से पहले मुझे कहा गया था कि अपराधियों की नस्ली पहचान ना बताऊं, लेकिन मैंने नहीं माना। अब संपादक ने मुझे माफ कर दिया है। वो इस रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए ऑन एयर जाती हैं। वो रिपोर्ट जिसके बारे में हर कोई जानता है कि ये किस बारे में है। हर कोई इसे देख रहा है, हर कोई इसे खुद पढ़ सकता है, और फिर भी उन्हें मीडिया द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि अपराधियों की जाति का जिक्र ना करें। हम अभी भी वही हैं। हमारे पास अभी भी ये समस्या है। ये कहीं भी सचमुच जा नहीं रही है। जैसा कि मैंने कहा, हम पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको खुद जाकर इसे देखना चाहिए। ये मुश्किल और घिनौना है, लेकिन हम कार्यकारी सारांश से सब समझाएंगे, ताकि लोग गंभीरता जान सकें। बलात्कार गिरोह की जांच ने कमजोर लड़कियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाए जाने की पड़ताल की, जिनमें से अधिकांश श्वेत ब्रिटिश थीं, और उन्हें मुख्य रूप से मुस्लिम पाकिस्तानी गिरोहों द्वारा यूनाइटेड किंगडम के शहरों और कस्बों में निशाना बनाया गया। जांच के सामने रखे गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये घोटाला देश के इतिहास की सबसे भयानक विफलताओं में से एक है। अपराधियों के संगठित नेटवर्क ने समन्वित ऑपरेशनों का निर्माण किया, जो पीड़ितों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, उन्हें नशे और शराब की आपूर्ति करते थे, दुर्व्यवहार की रिकॉर्डिंग करके उसे वितरण और ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते थे, और लड़कियों को कई वयस्क पुरुषों के बीच पास करते थे। 1950 के दशक से पाकिस्तानी लोगों द्वारा किए गए अपराधों ने हमारे देश के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इन अपराधों का पैमाना बहुत बड़ा है। ये स्थापित हो चुका है कि कम से कम 2,50,000 युवा श्वेत लड़कियों को बार बार बलात्कार, तस्करी, यातना, जबरन धर्मांतरण और आजीवन आघात का सामना करना पड़ा है। असली संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अपराधियों की जिम्मेदारी तो है, पर संस्थागत विफलताओं का सामना भी जरूरी है, जिन्होंने उन्हें दशकों तक ऐसा करने दिया। अदालत के रिकॉर्ड और आधिकारिक जांचों में इन समूह आधारित बाल यौन शोषण मामलों में दोषी ठहराए गए लगभग 87% लोगों के नाम विशिष्ट रूप से मुस्लिम थे। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वे सभी इस्लामिस्ट हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनमें से 87% के नाम बहुत इस्लामिस्ट हैं। इन गैंगों में शामिल अधिकांश पुरुषों को दोषी नहीं ठहराया गया था। डॉक्टर ताज हारगे, ऑक्सफोर्ड इस्लामिक कांग्रेगेशन के इमाम, मानते हैं कि इन गैंग के सदस्यों में लगभग 95% मुस्लिम होते हैं। ये आंकड़ा मुस्लिम आबादी के अनुपात से ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम की आबादी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि ये सब सुनकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये आंकड़ा यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी से कहीं अधिक है। इन बलात्कार गिरोह नेटवर्कों का भारी बहुमत पूरी तरह इस्लामवादी पृष्ठभूमि वाले पुरुषों से बना था, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के थे। साथ ही सोमाली, ईरानी, सीरियाई, तुर्की और अन्य मुस्लिम मूल के छोटे समूह भी शामिल थे।
जांच में पीड़ितों व परिवारों की दर्दनाक गवाही सुनी गई। बच्चों को फंसाने का तरीका लगभग एक जैसा था। 11 साल की लड़कियों से एक युवा इस्लामवादी आदमी पहले दोस्ती करता था, फिर उस बच्ची के साथ ऐसे पेश आता मानो वो वयस्क हो और उन्हें शराब, ड्रग्स व सिगरेट देता था। कुछ महीनों बाद लड़कियों को स्कूल गेट, देखभाल गृह या सड़कों से टैक्सी में ले जाया जाता था। उन्हें घरों, फ्लैटों, रेस्टोरेंट्स और होटलों में ले जाकर कई पुरुषों के समूह बार बार बलात्कार और प्रताड़ना करते थे। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और उन्हें सफेद कचरा या काफिर कहकर सजा देने की बात कहते थे। कई लड़कियां तब भी गर्भवती हो गई जब वे खुद बच्चे थीं। अब हम ये पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर हम यहाँ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके प्रति हम असंवेदनशील हो गए हैं। लेकिन ये तथ्य कि उनमें से इतनी सारी लड़कियां बचपन में ही गर्भवती हो गईं और सरकार ने कुछ नहीं किया, या चिकित्सा व्यवस्था ने इसे उजागर नहीं किया, या इसके बारे में कुछ नहीं किया, ये मेरे लिए अविश्वसनीय है। अगर मैं डॉक्टर होती और कोई 13 साल की लड़की गर्भवती आती तो मुझे जरूर खतरे की घंटी सुनाई देती। और मुझे लगता है अगर आप 13 साल की लड़की हैं और आपको कई बार अलग अलग अपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों द्वारा बलात्कार किया जा रहा है जो आपको ये कह रहे हैं कि आप बेकार हैं, बॉयफ्रेंड वाली कोई भी मनगढ़ंत कहानी आसानी से झूठ समझ में आ जाती। इन लड़कियों के साथ जो भावनात्मक रूप से हो रहा है उसे समझना और गलत को पहचानना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि ये इतना कठिन है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे चालाक 13 साल की लड़की हो तब भी वो ऐसी बात में नहीं फंसेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी दर्जनों, सैकड़ों या हजारों कहानियां हैं तो किसी न किसी मोड़ पर आपको ये दोहराव लिखना चाहिए और उनमें से कुछ को तो टूटना ही होगा। तो ये बड़ा घोटाला क्यों नहीं बना? कुछ ने सदमे में गर्भपात कर लिया, जबकि कुछ ने जबरन गर्भपात करवाया, कुछ ने बच्चों को जन्म दिया जिन्हें बाद में राज्य ने छीन लिया। हमने पाया कि 149 स्थानीय प्राधिकरण जिलों में वही अकल्पनीय अपराध हुए जो यूनाइटेड किंगडम के लगभग 40% जिलों में फैले हैं। पूरा नक्शा पृष्ठ 14 पर देखें। बचने वालों ने रोजाना बलात्कार, लाल कमरे में यातना, शहरों में तस्करी और संस्थागत अविश्वास का अनुभव साझा किया। कुछ लड़कियों को मध्य पूर्व तस्करी कर इस्लामी विवाह करवाया गया। जनसांख्यिकीय व सांस्कृतिक कारण साफ है। पाकिस्तानी मुस्लिम और अन्य मुस्लिम अपराधी सम्मान और शर्म पर आधारित कबीलाई सोच से प्रभावित थे, जिसमें गैर मुस्लिम, खासकर श्वेत वर्किंग क्लास लड़कियों को यौन उपयोग की संपत्ति समझा जाता था। इस पैटर्न को इस्लाम के 8 धार्मिक व कानूनी पहलुओं ने और मजबूत किया। इसमें कुरान की आयतों से निकला मुस्लिम श्रेष्ठता का सिद्धांत है, जो मुसलमानों को गैर विश्वासियों को सुधारने का कर्तव्य देता है। ज्ञान के सदस्यों द्वारा अपने अपराधों के लिए दी गई सफाई इस्लामी वफादारी और अस्वीकृति के सिद्धांतों में मिलती है, जिसे अल्लाह वाला व बरा कहा जाता है। ये गैर मुसलमानों के प्रति दुश्मनी और पुरुषों की महिलाओं पर श्रेष्ठता का आदेश देता है। जबरन शादी, जिसमें सहमति की कोई निश्चित न्यूनतम आयु नहीं है, महिलाओं की यौनिकता को स्वाभाविक रूप से खतरनाक मानना, एक ऐसी सेक्स गुलामी की व्यवस्था जो गैर मुस्लिम बंदियों के साथ यौन संबंधों की अनुमति देती है, और एक धार्मिक रूप से स्वीकृत सामाजिक पदानुक्रम जो जीते गए गैर मुसलमानों को अधीन करता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जब लोग कहते हैं शरिया कानून आपके शहर आ रहा है तो वे इसी की बात करते हैं। वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, सहायता, अच्छे कपड़े और लोग अपने परिवार के साथ प्यारे जश्न मना रहे हैं। वे इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यही चीज यूके में आई थी। फिर से ये अपने आप में भयानक और घिनौना है, लेकिन मेरे लिए असली मुद्दा ये है कि इसे चलने दिया गया। अगर ब्रिटेन सही चलता तो इन लड़कियों को राज्य से सुरक्षा मिलती, लेकिन हर संस्था उन्हें बचाने में बुरी तरह नाकाम रही। पुलिस बलों ने बार बार की गई रिपोर्टों को नजरअंदाज किया, अपराधियों के बजाय पीड़ितों को अपराधी बना दिया, सबूत नष्ट कर दिए और जाने माने बलात्कारियों को जमानत पर खुलेआम घूमने दिया। सामाजिक देखभाल सेवाओं ने सुरक्षात्मक माता पिता को कमजोर किया, बच्चों को तस्करी केंद्रों में रखा, शोषण के संकेतों के बावजूद मामले बंद किए और सच उजागर करने वालों से बदला लिया। एनएचएस ने 13 साल तक के बच्चों में जननांग चोटें, कई यौन संचारित संक्रमण, बलात्कार के कारण गर्भधारण और आत्महत्या के प्रयास दर्ज किए। फिर भी पीड़ितों को सुरक्षा या ट्रॉमा देखभाल के बिना शोषकों के पास लौटाया गया। स्कूलों ने देखा कि बड़े उम्र के पुरुष लड़कियों को गेट पर लेने आते हैं, स्कूल परिसर में बलात्कार की घटनाओं के बारे में सुना और पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय उन्हें स्कूल से निकाल दिया।
टैक्सी लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने ड्राइवरों के परमिट नवीनीकृत किए, लेकिन सुरक्षा उपायों के प्रस्ताव पर संगठित विरोध के कारण वे असफल रहे। इस घोटाले की जड़ राजनीतिक विफलता है। सरकारों में जातीय और धार्मिक पैटर्न से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसमें लेबर पार्टी की खास जिम्मेदारी है। शुरुआत में उसने सार्वजनिक जांच से इनकार कर दिया और केवल दबाव में आकर एक ऐसी प्रक्रिया का आदेश दिया जिसे व्यापक रूप से संदेह की नजर से देखा गया। ये नक्शा है। संदिग्ध इस रंग में है और पुष्टि हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि आप लोग 1 सेकंड के लिए इस नक्शे को देखें। पुष्टि हो चुकी है, 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 संदिग्ध। पुष्टि हो चुकी है, 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 संदिग्ध। क्या आपको पता है इन इलाकों में कितने लोग रहते हैं? पुष्टि हो चुकी है, 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 संदिग्ध, पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। यहीं पर ये छोटा सा त्रिकोण और इससे निकली हुई ये छोटी सी चीज, पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। बलात्कार गिरोहों ने यूनाइटेड किंगडम के कम से कम 149 स्थानीय प्राधिकरण जिलों में काम किया है। लंदन ग्रूमिंग गैंग घोटालों में संस्थागत इनकार उजागर हुआ है। उत्तर के शहरों में सच सामने आने पर सार्वजनिक जांच हुई, लेकिन राजधानी वर्षों तक चुप रही। लंदन के मेयर सादिक खान ने बार बार ये दावा किया है कि शहर में कोई ग्रूमिंग गैंग सक्रिय नहीं है। सादिक खान, जैसा कि आप सभी शायद जानते हैं, एक विशेष राजनीतिक या धार्मिक समूह का हिस्सा है। मुझे यकीन है आप समझ सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। आइए एक कहानी पढ़ते हैं। क्लोई बचपन में स्कूल में लोकप्रिय, पढ़ाई में अच्छी और सामाजिक रूप से सक्रिय थी। माता पिता के अलग होने के बावजूद वो अपने पालन पोषण को स्थिर मानती है। अलगाव के बाद क्लोई और उसके बड़े भाई की पूरी कस्टडी उनके पिता को दे दी गई, भले ही वे शराबी थे। दूसरी ओर उसकी माँ अक्सर उसकी जिंदगी से गायब रहती थी और अलगाव के बाद बेघर हो गई थी। क्लोई याद करती है कि अपने पिता की देखरेख में उसे एक सचमुच सुरक्षित और सहायक घर का माहौल मिला था। अपने 10वें जन्मदिन से पहले भाई की मौत के बाद वो माँ और उनके नए पति के साथ रहने लगी, जिसे वो बाल यौन शोषक बताती है और जिसने उस पर दुर्व्यवहार किया। क्लोई की माँ ने कई बार अपने पति को क्लोई के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत कम किया और इसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार क्लोई की माँ ने अपने पति को क्लोई के साथ शावर में पकड़ लिया और हस्तक्षेप करने के बजाय उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चली गई। उस वक्त क्लोई सिर्फ 10 साल की थी। ये अपने आप में ही बेहद भयावह कहानी है। जल्द ही ये शोषण बलात्कार तक बढ़ गया। क्लोई के सौतेले पिता ने उसे चुप कराने के लिए शराब और सिगरेट दी, जिससे वह गांजा पीने लगी। इसी दौरान क्लोई ने एक दोस्त के साथ टाउन सेंटर में बिना निगरानी के घूमना शुरू किया। उसने बताया कि मुस्लिम पुरुषों के समूह, खासकर पाकिस्तानी, 20-50 साल के सीटी बजाते और उनके लिए शराब खरीदते थे। उनमें से कई टैक्सी ड्राइवर थे जो लड़कियों को अपनी गाड़ियों में बैठाकर पूरे शहर में घुमाते थे। इस चरण में यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन क्लोई और उसकी दोस्त जो प्राइमरी स्कूल में थीं, वयस्कों जैसा व्यवहार पाकर खुश थी। हालांकि पुरुषों का व्यवहार अनुचित था। यही पैटर्न था। फिर ग्रूमिंग और बढ़ी। शराब, टेक अवे देने के साथ भावनात्मक हेरफेर भी हुआ। कई पुरुष जो आपस में रिश्तेदार थे, क्लोई के सामने खुद को दोस्त बताते थे। क्लोई इस प्रक्रिया को मैपिंग आउट कहती है, जैसे क्या आप कमजोर हैं? अब शारीरिक संपर्क जैसे किस और मसाज सामान्य हो गए थे। इसी दौरान घर पर उसके सौतेले पिता का शोषण और भी बढ़ गया और उसकी माँ लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित थी। इस समय क्लोई के पास एक चाची और चाचा थे जो पास में रहते थे और वह अक्सर उनके पास शरण लेने चली जाती थी। उसने बचपन में उनके साथ छुट्टियां बिताई थी और उस पर भरोसा करती थी। एक बार वो उनके पास गई थी और अपनी माँ व सौतेले पिता के साथ दिन बिताया था जब वे काम पर थे। क्लोई हैरान थी जब उसके चाचा बिना बताए 1 घंटे बाद घर आ गए और उसने उन्हें अंदर बुला लिया। थोड़ी बातचीत के बाद क्लोई के चाचा ने उसका शोषण किया, लेकिन उसके विरोध पर वे चले गए। क्लोई ने माँ को बताया और माँ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने क्लोई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले वो अपने चाचा को बेहतरीन इंसानों में मानती थी। अब क्लोई के पास अपनी बातें साझा करने या समर्थन के लिए कोई वयस्क नहीं था। वो और अकेली हो गई और शहर के केंद्र में मुस्लिम पुरुषों के समूह से जुड़ गई। एक शाम क्लोई की दोस्तों ने पास के शहर में एक पुरुष के होटल कमरे में जाने का सुझाव दिया। उन्हें वो आदमी लेने आया जो नशे में था और ड्रग्स के प्रभाव में था, और उन्हें होटल ले जाया गया।
जब वे वहां पहुंचे तो होटल के कर्मचारियों ने उन्हें देखा, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कमरे में लड़कियों को एक शक्तिशाली किस्म की गांजा दी गई, जिससे क्लोई, जो उस समय 11 साल की थी, पूरी तरह से बुरी तरह नशे में हो गई। क्लोए की सहेलियों को कुछ आदमियों के एक समूह ने दूसरे कमरे में ले जाया और क्लोए के साथ उस आदमी ने बलात्कार किया जो वहां रुका था। क्लोए ने विरोध किया तो उसने उसे मारा। उस आदमी ने फिर यौन शोषण की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों नशे में लड़कियों को होटल से बाहर निकाल दिया और वापस ले जाने से मना कर दिया। उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। उस समय लगभग आधी रात थी। क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे इतनी देर बाहर रहने के लिए पीटेगी। इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ ही रुक गई। वो 11 साल की है। देखो, ये कहानी कितनी लंबी है। देखो, ये कितना लंबा है। मैं इसे यहीं खत्म करूंगी। क्लोई का मानना है कि स्थानीय पुलिस, सामाजिक सेवाएं, एनएचएस और सरकार पूरी तरह से जानती थीं कि क्या हो रहा है, जिसमें अपराधों का नस्लीय स्वरूप भी शामिल है। लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, 2 कारणों से। क्योंकि वे कागजी कार्रवाई में उलझना नहीं चाहते थे और क्योंकि वे नस्लवादी के रूप में देखे जाना नहीं चाहते थे। क्लोई इन संस्थाओं और विविधता को बढ़ावा देने की उनकी जोरदार कोशिश को अपने दुर्व्यवहार का कारण मानती है। एक्स पर इस पर हजारों लोग चर्चा कर रहे हैं। हजारों हजारों लोग, क्योंकि ये सच में घिनौना है। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने फियोना को उस घर वापस भेजा जहां उसका शोषण हो रहा था, और उन आदमियों से कहा कि उसके साथ मजे करो, उसके साथ मजे करो, उसके साथ मजे करो, उसके साथ मजे करो, उसके साथ मजे करो। 2,50,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। ये सच है जिसे उन्होंने छुपाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यही है सच्चाई। अगर आप असली घटनाओं की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जांच रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए याद दिलाने वाली बात है जो इसे महज षड्यंत्र सिद्धांत मानते हैं या सोचते हैं कि ये कहीं और हो रहा है। यही ढांचा बनता है। और खतरा तब होता है जब समाज मान लेता है कि नस्लवाद छुपाना युवाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है। टाडा, क्या आप अब अपने मिले हुए से खुश हैं? इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।